Good morning, dear students. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 5, presentation of data. Today in this chapter we will study about the textual presentation and tabular presentation. So first we start with the textual presentation. Textual means हम लोग किसी चीज़ को टेक्स्ट में लिख देते हैं या पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हैं, उस डेटा को प्रेजेंट कर देते हैं. इसमें क्या होता है, डेटा इज डिस्क्राइब्ड विद इन द टेक्स्ट एंड ये तभी सूटेबल होता है, इट इज़ ओनली सूटेबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज़ नॉट टू लार्ज. अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो वी आर अनेबल टू प्रेजेंट इट इन अ टेक्सुअल फॉर्म, एंड इफ़ वी प्रेजेंट इट इन अ टेक्सुअल फॉर्म इट विल नॉट बी अंडरस्टूड और इट विल नॉट बी रिटेन्ड इन द माइंड्स ऑफ द रीडर एट अ मेयर ग्लांस. So it needs time and it needs the complete go through of the text. For example, I am giving you the example like it is given Census of India 2001 reported that there were 49 crore females. Census लिया, census means population जानी इंडिया की 2001 में, उसमें देखा 49 करोड़ फीमेल्स थी अगेंस्ट 53 करोड़ मेल्स. इजी डेटा, कम डेटा है तो समझ में आता है. 49 करोड़ फीमेल्स, 53 करोड़ मेल्स. 74 करोड़ पीपल लिव्ड इन रूरल एरियाज एंड ओनली 28 करोड़ लिव्ड इन अर्बन एरिया. तो ये बहुत छोटा डेटा था तो इजीली हम लोगों ने समझ लिया और रिटेन कर लिया. बट वहीं इसके अंदर अगर हम लोग पॉवर्टी को भी डाल दें, अनएम्प्लॉयमेंट को भी डाल दें, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद एजुकेटेड और अनएजुकेटेड को डाल दें, बहुत सारा अगर हम लोग डेटा एक साथ लिखते हैं टेक्सुअल फॉर्म में, तो हमारे लिए उसको रिटेन करना और समझना ईजी नहीं होगा. अभी भी इतनी सी चीज़ को ही देखने के लिए हमें पूरे सेंटेंसेस पढ़ने पड़े टिल हियर, है ना. और अगर इसको टेबल की फॉर्म में करते तो शायद हमको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ता. सो वही इसके ड्रॉबैक्स हैं. ड्रॉबैक्स यही है कि वन हैज़ टू गो थ्रू द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर द कॉम्प्रहेंशन. उसको समझने के लिए कंप्लीट टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम कहीं पे कंप्लीट टेक्स्ट नहीं पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आएगा. रीडर डज नॉट अंडरस्टैंड एट अ मेयर ग्लांस ऑफ द टेक्स्ट. अगर हल्का सा एक झलक मार ली तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको पूरा ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा. एंड इट एड्स टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द रीडर इफ़ लार्ज एरिया इज टू बी स्टडीड. अगर बहुत ज़्यादा एरिया को स्टडी करना है तो रीडर जो है हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहता है. इट इज़ नॉट हिज कन्वीनियंस टू रीड अ लार्ज डेटा इन अ टेक्सुअल फॉर्म एंड अंडरस्टैंड इट एंड रिटेन इट एंड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट इट. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रीडर इफ देयर इज अ लार्ज डेटा, large area to be studied. So at that time textual presentation is not suitable. So these are the drawbacks of the textual presentation. And now we'll start with the tabular presentation. So dear students, let's start with tabular presentation. Tabular presentation क्या होता है, जब हम कोई भी अपने डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर हम लोग प्रेजेंट करते हैं. It refers to the systematic presentation of the data, which data, numerical data in rows and columns. आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, रोज एंड कॉलम्स. कॉलम्स जो ऊपर से नीचे आते हैं, रोज जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं. ये करता क्या है, टेबल की प्रेजेंटेशन क्या करता है, इट ऑर्गेनाइजेज डेटा फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ट्रीटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. इससे हम लोग इजीली समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोगों ने जो भी ये डेटा जिस वजह से भी कलेक्ट किया होता है वो हमारा क्या करता है, हम उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसी के बिहाफ पे हम लोग डिसीजन मेक करते हैं. और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई डू वी मेक इट. वी मेक इट बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा. जितना भी हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से वो मेंशन कर देता है. जैसे अभी मैंने आपको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल दिया था. अब इस टेबल में देखो, आपको कुछ करने की जो आपको समझ में आ रहा है, मेल, फीमेल, रूरल और अर्बन. मतलब मेल रूरल में इतने, अर्बन में इतने, फीमेल रूरल में इतनी, अर्बन में इतनी. दिस टेबल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आपको कोई और पर्सन नहीं चाहिए इसको समझाने के लिए. अगर मैं अभी आपको नहीं भी बताती तो भी आप समझ गए होते कि इस टेबल में क्या चीज़ मेंशन है, क्या चीज़ गिवन है. रीजन बीइंग ये टेबल अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है. इट डजंट नीड अ पर्सन टू एक्सप्लेन दिस. इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डेटा. इजी कंपैरिजन हो जाता है. जैसे हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं मेल और फीमेल के बीच में, रूरल और अर्बन के बीच में. एंड इट फैसिलिटेट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. फर्दर जो स्टडी हम लोगों ने करनी है वो भी हम इसके बेस पे इजीली कर सकते हैं. अब आगे आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल. एक अच्छे टेबल की क्या क्या निशानी है या क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छा टेबल बनाने के लिए. तो जो चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं अच्छा टेबल बनाने के लिए वो है सबसे पहला टाइटल. हमारे टेबल के ऊपर एक टाइटल ज़रूर होना चाहिए ऑन द टॉप, जिससे कि हमें पता चले, टेबल को ऊपर से ही देख के हमें पता चल जाए कि इसमें क्या है. जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, अगर सपोज हम लोग तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं ना हाफ ईयरली रिजल्ट.
हेडिंग से ही समझ में आ जाता है इसमें जो भी गिवन है वो हाफ ईयरली का रिजल्ट है ना। तो टाइटल इज वेरी मच मस्ट। साइज बहुत ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग उसके कॉलम्स या रोज डाल देंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिटेन इन अवर माइंड्स एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल और क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। वही जैसे मैंने आपको बोला, इट शुड बी कंप्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो अपने आप ही अपने आप को एक्सप्लेन करे। कोई अगर उसे एक्सप्लेन बनाने वाला अगर एक्सप्लेन करने के लिए नहीं भी बैठा ना, तो पढ़ने वाले को अपने आप समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब एग्जाम देने आते हैं तो आप लोगों के गेट पे जो है रोल नंबर्स लिखे होते हैं, एक इस रूम नंबर में इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक बैठेंगे। एक टेबल की फॉर्म में वो मेंशन होता है। क्या जिसने वो टेबल बनाया वो हर गेट पे खड़ा होता है? नहीं, बट आपको वो टेबल देख के समझ में आ जाता है कि आपकी सीट कहाँ पे। सो दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल। वो टेबल अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको बनाने वाला साथ में नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यूनिट्स। उसके अंदर अगर हम लोगों ने प्राइस लिया है टेबल में तो रुपीज मेंशन होना चाहिए, चाहे करोड़ में है चाहे लैक्स में है। कोई वेट लिया है तो केजीज में होना चाहिए, टन्स में होना चाहिए। जो भी चीज़ हम अपने टेबल के अंदर ले रहे हैं उसकी यूनिट मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म्स। तो वी शुड अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज सारे रीडर्स को नहीं पता होता एब्रीवेशंस कौन सी होती हैं, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे उसको। अगर हम लोग जैसे हम लोग लिख देते हैं ENG AB, है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये अगर AB लिखा होता है तो हम इस AB को नीचे फुट नोट में दिखा भी देते हैं। AB मीन्स एब्सेंट, ENG मीन्स इंग्लिश। अगर हम लोग नहीं लिखे नीचे तो समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, जिसे नहीं मालूम, है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। टेबल में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये लिखे हैं कंपोनेंट्स और यहाँ एक टेबल मैंने बना भी रखा है। पहला है टेबल नंबर। आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा, लिखा होता है फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1.1, टेबल 1.2, टेबल 5.1। उससे क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है कि हम उस टेबल को कभी भी एक्सप्लेन कर लें। तो टेबल नंबर लिखा होगा तो डायरेक्टली अगर कहीं पे भी हमें पता होगा इस टेबल पे जाना तो हम डायरेक्टली उस टेबल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर नंबर मेंशन नहीं होगा तो हम उसे ढूंढते ही रहेंगे, है ना। दूसरा, टाइटल हमारा बहुत ज़रूरी है कि टाइटल होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया। टाइटल इस तरह से आ जाएगा और हेड नोट आ जाएगा। जैसे टाइटल में मैंने दे दिया इनकम, और हेड नोट में दे दिया इन रुपीज़, ठीक है। या यहाँ पे लिख दिया इनकम ब्रैकेट में लिख दिया मंथली इन रुपीज़, या इनकम यहाँ पे लिख के मंथली यहाँ ना लिख के हेड नोट में लिख दिया मंथली या ईयरली। तो ये हेड नोट में टाइटल को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक हेड नोट बना दिया जाता है। कई बार टाइटल में हम बहुत बड़ी बात नहीं लिखते हैं तो हम उसको हेड नोट में मेंशन कर देते हैं। फिर आ जाता है स्टब्स। स्टब्स क्या होता है, हेडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज। जैसे सपोज अब ये टेबल है, यहाँ पे ये जो टाइटल आएगा ये हमारा स्टब है। यहाँ मैंने लिख दिया सपोज नेम लिख दिया। यहाँ पे लिख रही हूँ रिया, सौरभ, ऋषि। अब ये है हमारे रो हेडिंग्स। यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स लिख दिए, हिंदी के मार्क्स लिख दिए, मैथ्स के मार्क्स लिख दिए। तो ये जो पूरा इंग्लिश हिंदी मैथ्स चलेगा ये सब रिया का चलेगा, ये सब सौरभ का चलेगा और ये ऋषि का चलेगा। तो ये है हमारा रो हेडिंग, ये स्टब और ये स्टब की एंट्रीज। कैप्शन क्या है, ये हमारा कॉलम हेडिंग, इस कॉलम का हेडिंग, इस कॉलम का हेडिंग, इस कॉलम का हेडिंग। ऊपर हमने दे दिया मार्क्स, राइट, या हमने दे दिया सब हेडिंग कोई भी दे दिया, या हम लोगों ने ऊपर लिख दिया हाफ ईयरली एग्जाम मार्क्स, यहाँ लिख दिया मार्क्स और यहाँ लिख दिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और नीचे दे दिया फुटनोट। फुटनोट में जैसे मैंने आपको बताया कोई एब्रीवेशन दे रखी है तो उसको एक्सप्लेन कर दिया, और सोर्स कहाँ से हम लोग ये डेटा कलेक्ट करके लाए हैं वो मेंशन हो जाता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ टेबल्स के साथ। टाइप्स ऑफ टेबल्स के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अलग अलग तरह के टेबल्स आ जाते हैं, वो अब हम कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ टेबल्स। So here, first is on the basis of purpose. We are having 3 types of tables. First is on the basis of purpose, then on the basis of originality, and then on the basis of construction. Today in our video, we will only study about the tables on the basis of purpose, and the rest others on the basis of originality and construction we will be doing in our next video. So here on the basis of purpose, we are having 2 types of table, general purpose table and special purpose table.
फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल पर्पस टेबल, इसको रेफरेंस टेबल भी कहते हैं और रिपोजिटरी टेबल भी कहते हैं, रिपोजिटरी। तो ये क्या होता है, कोई भी डेटा है उसको ग्रेट डिटेल में, बहुत अच्छी खासी डिटेल में प्रेजेंट करता है, ऑलरेडी कलेक्टेड होता है और जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए डेटा बैंक की तरह काम करता है। से फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर एडमिटेड टू अ स्कूल, आपकी सारी डिटेल्स जो है वो ली जाती हैं, राइट, सारी डिटेल्स कलेक्ट की जाती हैं। अब जब क्लास टीचर कोई आपका बनता है, उसने अपने रजिस्टर पे चढ़ाना होता है, तो वो जाता है और वहाँ से सारी डिटेल्स ले लेता है। बिकॉज इफ आई एम एक्टिंग एज अ रिसर्चर टू राइट माई डेटा इन अटेंडेंस रजिस्टर, आई विल कलेक्ट द डिटेल्स फ्रॉम द जनरल टेबल। वो जनरल पर्पस टेबल बना था जनरल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए नहीं। लेकिन अभी जो हम अटेंडेंस रजिस्टर बनाएंगे वो एक स्पेशल पर्पस के लिए होगा, एक स्पेशल पर्पस टेबल, दैट मीन्स प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस, कि भाई मेरी क्लास में जो बच्चे हैं मुझे उनका डेटा चाहिए, है ना। उसमें बच्चे का नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा, एडमिशन नंबर भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना, पेरेंट्स नेम भी होगा। तो ये चीज़ें जो मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें एक स्पेशल पर्पस टेबल होगा कि मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों का चाहिए जो मेरी क्लास में, है ना। जनरल पर्पस के अंदर स्कूल के सारे बच्चे होंगे, स्पेशल पर्पस के अंदर सिर्फ मेरे को चाहिए मेरी क्लास के बच्चे, तो मैं उनका ले आऊंगी निकाल के डेटा। सो इट इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर कंसिडरेशन एंड डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा। जो डेटा मैंने एनालाइज किया उसके रिजल्ट की फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर दूंगी। मैंने जनरल पर्पस टेबल को पढ़ा, उसको एनालाइज किया, उसमें से निकाला और रिजल्ट में मैंने क्या किया, अपना जो अटेंडेंस रजिस्टर वो कंप्लीट कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी में भी यही दो एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। स्पेशल पर्पस टेबल को एक समरी टेबल भी कहते हैं और एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं डेटा को। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड टुमारो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी में भी हम लोग यही एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्कूल का जो भी डिटेल्स है वहाँ से अपनी क्लास का स्पेशल डेटा निकाल लेना। तो वील कंटिन्यू इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल हियर please try to understand it, go through it, make notes, and your queries are always welcomed. If you have any query regarding any topic, please ask me on the WhatsApp. Your queries will be answered. Thank you. God bless you all.